Hello everyone, welcome back to Asoka classes. This is Nivedita and here I'll tell you about the difference between सैनिक स्कूल and न्यू सैनिक स्कूल. आपके पास ऑलरेडी 33 सैनिक स्कूल्स हैं और साथ में अभी एक न्यू प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें आपका ट्रेंड में चल रहा है न्यू सैनिक स्कूल. क्या है न्यू सैनिक स्कूल, इसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दे रखा है तो आप उसे देख सकते हैं. यहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगी कि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंसेस हैं ताकि बच्चों को ये पता रहे और पेरेंट्स को भी ये पता रहे कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो पहले ये समझिए, जो सैनिक स्कूल है, जो ओल्ड सैनिक स्कूल है और जो न्यू सैनिक स्कूल है, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. ठीक है. इनका जो करिकुलम, जिस बेसिस पे पढ़ाई होगी, सुबह से शाम तक जो बच्चा पढ़ेगा, 6 से 12 तक का जो करिकुलम होगा वो आपकी SSS तैयार करती है. दैट इज सैनिक स्कूल सोसाइटी. ठीक है. एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका करिकुलम रेडी करती है. तो 33 सैनिक स्कूल्स तो ऑलरेडी रन कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू सैनिक स्कूल अभी 2 सालों में शुरू करा है. इन न्यू सैनिक स्कूल्स में होता क्या है, इनकी पढ़ाई बिल्कुल जैसे सैनिक स्कूल में होती है सेम वैसे ही होती है, बस ये एक तरीके के प्राइवेट स्कूल्स हैं. वो स्कूल्स जो पहले बहुत अच्छा चला करते थे, है ना, जिनमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, उनको भी न्यू सैनिक स्कूल के अंदर डाला गया ताकि वहां पे भी जो बच्चे सैनिक स्कूल्स में नहीं जा पाते पर उनको सैनिक स्कूल जैसी पढ़ाई मिले, तो उसके लिए न्यू सैनिक स्कूल्स का डेवलपमेंट हुआ. ये एक तरीके के PPP मॉडल पे बने हुए हैं ताकि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन मिल सके. PPP मॉडल है पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम्स. ये सारे स्कूल्स ऐसे स्कूल्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं. अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जैसे आपके स्टेट बोर्ड्स हो गए, है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो चलाती है, ये NGOs के द्वारा जो स्कूल्स चलाए जाते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स. ठीक है. हमारे पास सैनिक स्कूल में जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है. जो एंट्रेंस टेस्ट किसके बेसिस पे होता है, जो कौन कराती है, NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. दोनों का सेम ही होता है. एग्जाम का नाम होता है AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जो टोटल कितने हैं, 33 हैं. और सेम न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी होता है, सेम एग्जाम होता है. ठीक है. हमारे टोटल न्यू सैनिक स्कूल 23 हैं. अब तो और बढ़ गए क्योंकि 2 साल में शुरू हुआ था तब 23 थे एंड 19 उसमें फंक्शन भी कर रहे थे. अब जाके सरकार ने ये बोला है कि न्यू सैनिक स्कूल्स की बढ़ोतरी होगी अगर इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी रही. ठीक है. तो इसमें आपको मैं आज डिफरेंस बताऊंगी कि ओल्ड और न्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है एडमिशन. एडमिशन यहाँ पे सेम होता है, क्लास 6 के लिए होता है, क्लास 9 के लिए होता है. याद रखें, क्लास 6 में जाने के लिए बच्चे की 5th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, 5th क्लास में पास होना चाहिए. और क्लास 9 के लिए अगर वो फॉर्म भरेगा तो उसका 8th क्लास पास होना चाहिए. क्लास 6 में आपके बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही आते हैं. 9th क्लास में ओनली फॉर बॉयज. ठीक है, इस बात को याद रखें. 6th में दोनों एडमिशंस होते हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी. 9th में सिर्फ बॉयज के लिए एडमिशन होता है और सेम एज न्यू सैनिक स्कूल में भी यही चीज है. 6th में बॉयज गर्ल्स होंगे और 9th में ओनली फॉर बॉयज होगा. ठीक है. एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जाम होगा आपका. रिटन एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है. रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग कराते हैं. कौन से स्कूल्स में आपको आपके मेरिट बेस में निकलता है, जो आपके मार्क्स होंगे. मेरिट लिस्ट निकलती है. मेरिट लिस्ट निकलने से पहले जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसके बाद आपका क्या होता है भैया, मेडिकल होता है. मेडिकल के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और आप ज्वाइन करते हैं. इसमें इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं होता है. सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाया जाता है. यहाँ भी रिटन एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी. काउंसलिंग के बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा. मेडिकल चेकअप जो आपको यहाँ से ऑथराइज किया जाएगा, है ना. आपको प्राइवेट के लिए बोला जाएगा तो प्राइवेट में दिखाएंगे, और आपको अगर कोई मिलिट्री हॉस्पिटल बोला जाएगा तो आप मिलिट्री हॉस्पिटल पे दिखाएंगे. उसके बाद आपका क्या होता है, मेरिट लिस्ट निकलती है, देन ज्वाइनिंग. यहाँ पे भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है. अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का,
तो क्लास 6 में कितने एज ग्रुप में बच्चे जा सकते हैं एडमिशन के लिए, है ना? कितना एज ग्रुप होगा जब वो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए भरेंगे? तो क्लास 6 के लिए जो एज ग्रुप है वो है 10 to 12। अभी जब आप 2025 में ये फॉर्म फिल करेंगे तो 31 मार्च तक आपके बच्चे की एज इतनी हो जानी चाहिए, और उसका 1/4/2013 से 31/3/2015 के बीच में उसका क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, है ना? और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी है, 10 से 12 यहाँ भी होना चाहिए, और ये दोनों इंक्लूसिव डेट है, इनके बीच में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए जब वो इतने साल का होगा, 10 से 12 का एज, ठीक है? अब क्लास 9 की बात करें तो आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 13 to 15, ठीक है? 31 मार्च तक, है ना? क्योंकि 31 मार्च के बाद आपके न्यू सेशन शुरू हो जाते हैं, तो पेपर जनवरी तक हो जाता है। पेपर नोटिफिकेशन जो आपका आता है वो कब आता है? अक्टूबर तक आ जाता है, ठीक है? और एडमिट कार्ड मोस्टली आपका आ जाता है जनवरी में होता है, क्योंकि फिर तो जनवरी में आपका एडमिट कार्ड आके जनवरी में पेपर हो जाते हैं, और अप्रैल में आपका न्यू सेशन शुरू हो जाता है। इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है तो उस चीज के लिए, लेकिन वैसे जनवरी आपका जनवरी में आ जाता है, ठीक है? यहाँ क्लास 9 में जो आपके बच्चे की एज है वो सेम एज ओल्ड सैनिक स्कूल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? डिफरेंस कहाँ आता है? इस वाले सेक्टर में डिफरेंस आता है, इस वाले सेक्टर में। और ये क्या डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है बच्चे का, जब आपके मेरिट लिस्ट निकलती है तो रिजर्वेशन बेस पे निकलती है, तो आपके डोमिसाइल के बेस पे, डोमिसाइल के बेस पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 33 सैनिक स्कूल है, हर स्टेट में कहीं पे एक है कहीं पे दो है, जैसे उत्तराखंड है तो उसमें एक है घोड़ाखाल पौड़ी, है ना? तो वो डोमिसाइल होगा, या तो उसको होम स्टेट मिलेगा या तो उसने खुद चूज कर रखा होगा अपने कि मेरे को होम स्टेट चाहिए। अब डिपेंड करता है बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो उसको होम स्टेट मिल सकता है, और अगर अच्छे नहीं हैं तो उसको होम स्टेट नहीं मिलेगा, अदर स्टेट मिलेगा। तो उसके बेसिस पे आपको कैटेगराइज कर रखा है कितने % का आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो डोमिसाइल यहाँ पे लगता है। बट न्यू सैनिक स्कूल में डोमिसाइल नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिए, न्यू सैनिक स्कूल में डोमिसाइल नहीं लगता है, ठीक है? जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपके जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल्स जो 33 हैं उनमें डोमिसाइल की जरूरत आपको पड़ेगी। दूसरा, मीडियम ऑफ पेपर। अगर बच्चा क्लास 6 में पेपर दे रहा है, बच्चा क्लास 6 के लिए पेपर दे रहा है तो उसमें 13 लैंग्वेजेस में आपका पेपर आएगा। एग्जाम पैटर्न आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो 13 लैंग्वेजेस में आता है। इसमें इंग्लिश का पेपर आपका उस लैंग्वेज में आएगा जिस लैंग्वेज में आपने फॉर्म में फिल करा होगा, है ना, 6 क्लास के लिए। लेकिन 9th क्लास के लिए आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो किस में आएगा? वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा, उसमें कहीं भी इंग्लिश का पेपर आपको उस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा जो आपको 6 क्लास में 13 लैंग्वेजेस में से चुनना पड़ा था। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था आपके पास 13 लैंग्वेजेस होंगी। अगर किसी ने वहां पे कन्नड़ चुनी है तो इंग्लिश का पेपर आपका कन्नड़ में आएगा, बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट जो है वो कन्नड़ प्लस इंग्लिश में आएंगे, है ना? यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं करता है 6 क्लास में, बट 9th में आपको जरूर करेगा, इसलिए 9th में इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे भी सेम है, पेपर में, पेपर के पैटर्न में न्यू सैनिक स्कूल में भी कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि पेपर एक एनटीए करा रहा है आपका, है ना? तो इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं आती है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोला गया है, हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, है ना? ईच सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, तो उसमें हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 25% आपके क्या आने चाहिए? सेक्शन में 25% मार्क्स तो आने ही चाहिए। और जो टोटल आपका मार्क्स होगा उसमें 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए आपके, है ना? अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पेपर 100 मार्क्स का है और मैं कह रही हूँ मुझे 40% ओवरऑल 40% चाहिए, है ना? तो 100 में से मतलब कितने चाहिए होंगे मुझे? 40। कितने चाहिए होंगे? एटलीस्ट 40 मार्क्स तो मुझे चाहिए ही होंगे। उसके बाद आप जितने भी लाओ वो आपके मेरिट लिस्ट के नंबर इंक्रीज करेगा, है ना? तो 40 तो एटलीस्ट आपको लेकर ही आने हैं। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बेस ये लिख रखा है 25% और 40 ओवरऑल परसेंट, है ना, टोटल परसेंट। यहाँ ये दोनों 25 और 40
ST/SC कैंडिडेट के लिए नहीं होंगे। ये बहुत समझने वाली बात है और ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या चीज? ST/SC के लिए 25% और 40% टोटल, ये मायने नहीं रखेगा, उनके साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जब आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे। बट जब आपको न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो वहां पे ST/SC कैंडिडेट्स को भी क्या मिलेगा? क्वालिफाइंग मार्क्स में इतना % करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो NSS में ज्वाइन कर सकता है ना, न्यू सैनिक स्कूल में तभी वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे ST/SC के लिए नहीं जोड़ा गया है कि उनको हर सब्जेक्ट में लाना है, पर यहाँ के लिए जोड़ेंगे। ठीक है, चौथी बात ये कि ये मेरिट लिस्ट, एडमिशन बच्चे का क्या होगा? मेरिट लिस्ट में जो पोजीशन होगी उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, है ना। टॉप जो स्कूल होगा सैनिक का, जिसमें ज्यादातर बच्चे जाना चाहते होंगे, तो जो टॉप जितने बच्चे चाहिए होंगे, अगर वहां पे 45 बच्चे चाहिए तो 45 बच्चे ही, टॉप 45 मेरिट लिस्ट में जो टॉप 45 होंगे वही जाएंगे। अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो काउंसलिंग होती है उसमें अपना सजेशन डाल दिया कि मुझे ये चाहिए, बट उसके मार्क्स उतने आ नहीं पा रहे हैं, तो उसको उसकी जगह वो जो दूसरी प्रेफरेंस देगा वो मिलेगा। ठीक है, डोमिसाइल कैटेगरी भी कंसिस्ट करी जाएगी, है ना, डोमिसाइल कंसिडर करी जाएगी। डोमिसाइल कैटेगरी मेरिट लिस्ट पे आपका डोमिसाइल कहाँ का है उसके बेसिस पे भी आपको कंसिडर किया जाएगा आपके मार्क्स के साथ। यहां पे भी सेम है, एडमिशन will be based on the position of a candidate in the merit list। मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट की जो पोजीशन होगी उसके एडमिशन में वो हेल्प करेगी। साथ में डोमिसाइल कैटेगरी भी कंसीडर करी जाएगी मेरिट लिस्ट में। इस केस में डोमिसाइल होता है, इस केस में मोस्टली डोमिसाइल वो जो आपके कागजी कार्रवाई होती है ना, उसमें तो लिखा गया है कि NSS में भी आपको करना है डोमिसाइल। जैसे कि मैंने बताया यहाँ डोमिसाइल वर्क नहीं करता है NSS में, कागजी कार्रवाई में NSS डोमिसाइल कैरी करता है, बट जब एडमिशन लेने की बात आती है तो वो डोमिसाइल को मना कर देता है कि हम डोमिसाइल के बेसिस पे एडमिशंस नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो रिजर्वेशन। समझ रहे हो इस बात को? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि डोमिसाइल यहाँ सिर्फ पेपर्स में है, लेकिन जब आप स्कूल में एडमिशंस के लिए जाएंगे न्यू सैनिक स्कूल में, तो वहां पे आपको जो ये डोमिसाइल है वो वर्क नहीं करेगा, मना कर देते। वो कहते हैं विदाउट रिजर्वेशन, हम बिना डोमिसाइल के हम वो काम करेंगे। ठीक है, अब जब आपका मेरिट लिस्ट निकलता है ना, तो जो सैनिक स्कूल है, मैंने क्या बोला, जो आपके सैनिक स्कूल्स हैं 33 है, तो आपको चॉइसेस मिलती है, आइदर आप होम स्टेट चुनोगे या अदर स्टेट। अगर आप होम स्टेट चुनते हो तो 67% आपको क्या होता है, इसमें रिजर्व रहती है कैटेगरीज फॉर जो होम स्टेट चुन रहा है ना। अगर आप ऑलरेडी उत्तराखंड के और आपने घोड़ाखाल चुन लिया है तो 67% चांसेस आपको ये होते हैं कि आपको वो मिले, है ना। और लेकिन अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आए तो आपको वो तो मिलेगा नहीं, उसकी जगह आपको अदर स्टेट वाला सैनिक स्कूल चूज करना पड़ेगा। तो उसमें आपको 33% का क्या बोलता है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, 33%। और होम स्टेट वालों को 67%, मतलब 67% जो सीटें होती है वो आपको होम स्टेट वाली मिली जाती है, और अदर स्टेट के लिए आपको 33% का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन जब बात आती है NSS की, तो NSS में ना दो टाइप की मेरिट लिस्ट निकलती है। जब न्यू ओल्ड सैनिक स्कूल में एक ही मेरिट लिस्ट निकलती है और एक ही मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको होम स्टेट अदर स्टेट दिया जाता है। यहाँ पे दो मेरिट लिस्ट निकलेंगी। दो मेरिट लिस्ट में पहली मेरिट लिस्ट होगी AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। उसके बेसिस पे आपको सीट मिलेगी, और दूसरा आपको स्कूल लेवल पे, क्योंकि NSS एक स्कूल है ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक स्कूल है, यहीं का ले लो, ग्रेस एकेडमी ले लो आप, ठीक है। एक तरीके से मान लो इसको NSS दे रखा है नहीं, पर मान लिया जाए इसे NSS घोषित कर लिया है। अब क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसे आपके नॉर्मल स्कूल चलते हैं, सेक्शन A, B, C, D, कहाँ के लिए, एडमिशन फॉर 6th और फॉर 9th के लिए।
तो ऐसे ही 6th के भी कुछ बहुत एक होंगे सेक्शंस होंगे ABCD। मान लिया जाए उसमें डी सेक्शन को ये बोला गया कि डी सेक्शन में सिर्फ वो स्टूडेंट्स आएंगे जो सैनिक स्कूल के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, ठीक है। तो इन्होंने एक सेक्शन बना दिया अलग सा, इनका पूरा करिकुलम अलग होगा स्कूल से, ठीक है। जैसे स्कूल्स में सुबह प्रेयर होती, इनका अलग होगा, इन्हें सुबह कितने बजे करनी वो सारा आपके करिकुलम में लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40% चांसेस हैं कि वो बच्चे NSS में जाएं जिन्होंने जो पहले से NSS में नहीं थे, है ना, मतलब वो सिविलियंस बच्चे, है ना, जो NSS में नहीं थे। कुछ बच्चे होते हैं जो सैनिक में होते हैं या उन्हें अपना दूसरा स्टेट देना होता है तो वो पेपर दे देते हैं 9th में ताकि उन्हें दूसरा स्टेट मिल सके, है ना, अपना स्टेट मिल जाए, तो इसलिए दोबारा भी दे देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो सैनिक में गए थे और उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने 7th क्लास में छोड़ दिया, ऐसे बच्चे 9th के लिए दोबारा देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई अपना स्टेट वाला मिल जाए, है ना, या फिर उन्हें न्यू सैनिक स्कूल जो अब आया क्या पता वहां जाने की इच्छा हो, जिस हिसाब से बात करी गई कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सब होगा, ठीक है। तो 40% सीट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एग्जाम दिया है, क्योंकि NSS वाले भी देंगे सैनिक वाले भी देंगे, पर 40% में कौन जाएगा, वो जो NSS न्यू सैनिक स्कूल में नहीं है, उन बच्चों के लिए 40% सीट है। 60% स्कूल लेवल पे मेरिट बेस निकलता है और उसमें होता है जो बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में हैं और उन्होंने ये एग्जाम दिया और तब वो सेलेक्ट हुए। 40% कौन है, जो उस स्कूल में नहीं है पर सिलेक्शन करके उनको जाना है उस स्कूल में, और 60% वाले कौन है, जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया एंड नाउ अब वो NSS में एज अ सैनिक स्कूल की तरह एक जो कैडेट पढ़ता है वहां पे जो सब कुछ वो सब इन्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसमें 60% और 40% मेरिट लिस्ट का। अब एक बात सुनो, जब आप सैनिक स्कूल में जाओगे तो आप एक बार वहां चले गए तो आपको आप वहीं के रेजिडेंशियल हो जाओगे, मतलब आप एक बार चले गए आप बाहर नहीं आ सकते, एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल बोल दीजिए, है ना। तो सैनिक स्कूल भी एक तरीके से बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल माना जाता है। NSS में इसका एक दूसरा रूप देखा गया कि ये एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल्स भी हैं NSS, लेकिन इसमें एक और बात कही गई है, अगर आपका घर आपके स्कूल के पास ही है तो जरूरी नहीं है आपको वहीं रहना है, आप अपने घर भी आ सकते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी ये वाली इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि अगर बच्चा चाहे तो अपनी पूरी क्लास अपना पूरा करिकुलम कंप्लीट करके शाम को घर जा सकता है, लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, है ना। एक बार आप अंदर घुस गए तो आप वहीं के हो गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है आप वहां भी रह सकते हैं, आप वहां से घर भी आ सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा बेनिफिट है NSS में। अब बात करते हैं कि कौन बच्चा NSS के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन सिर्फ सैनिक के लिए कर सकता है, कौन सी कैटेगरी, क्योंकि अब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसमें NSS और सैनिक स्कूल्स वगैरह भी आते हैं ना। तो पहली बात तो ये ध्यान देनी है, जब भी कभी फॉर्म भरे ध्यान से पढ़ें उसमें क्या बात कही गई है, क्योंकि अभी ये वाला सिनेरियो भी है, और कौन से NSS में आपको अप्लाई करना है ये भी ध्यान रखें। इसके लिए वेबसाइट, मैं क्या बोलती हूँ, हमेशा ओरिजिनल उसमें जाया करें, है ना, ओरिजिनल वेबसाइट में जाएं, वहां पे आपको 33 सैनिक स्कूल के नाम भी दिए हैं और वो NSS जो फंक्शन कर रहे हैं, जिनको सरकार के द्वारा फंक्शन करने के लिए कहा गया है ना, जिनको, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, कुछ स्कूल्स अपने आप को न्यू सैनिक स्कूल के नाम पे पैसे ऐंठ रहे हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना है कि कौन सा सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल की तरह वर्क कर रहा है, वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो उस लिस्ट को जरूर देखें कौन सा है और उसको देखने के बाद ही तब सेलेक्ट करें। अब बात आती है अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल ओनली। देखो, सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ जो फॉर्म आता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें सिर्फ SS ही डालना है ना, सैनिक स्कूल ही भरना है, उसमें फिर NSS लगाने की जरूरत नहीं है, और जो सिर्फ SS ही भरेगा वो NSS में नहीं जा सकता है, फिर वो सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए एप्लीकेबल है ना। जब बात आती है NSS ओनली, तो जो बच्चा NSS 40% के लिए भर सकता है, बच्चा 60% के लिए भर सकता है, या बच्चा NSS 40-60 दोनों, तो
NSS 40 मैंने बता दिया था, वो बच्चा भर सकता है जो उस स्कूल में है नहीं। जिन स्कूल्स को NSS की कैटेगरी मिल रखी है वो स्कूल में है नहीं, पर उन्हें NSS वाला ही स्कूल में जाना है, सिर्फ उन्हें सैनिक से कोई मतलब नहीं, तो वो सिर्फ ये अप्लाई करेंगे। जो ऑलरेडी उस स्कूल में है, जो ऑलरेडी उस स्कूल में है और उन्हें ये भरना है, तो वो लोग भी क्या बोलते, वो और उन्हें सैनिक स्कूल नहीं भरना है तो वो ये अप्लाई करेंगे। जिन्हें NSS वाला भरना है उन्हें 40 और 60 वो ये वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों के लिए सैनिक स्कूल भी और NSS भी, अप्लाई फॉर बोथ सैनिक स्कूल एंड NSS, है ना। वो NSS जो अप्रूवल जिन्हें दे रखा है, तो वो क्या है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%। सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 40% का क्या मतलब है कि बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भी भर सकता है ना। जब फॉर्म करेगा तो उसमें ऐसे आपके ऑप्शंस हैं, तो उसमें बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भी डाल सकता है और न्यू सैनिक स्कूल का फॉर्म भी डाल सकता है। कौन? वो बच्चा जो न्यू सैनिक स्कूल में नहीं है पर उसे सैनिक स्कूल का वो भी चाहिए, और उसे अगर सैनिक स्कूल में नहीं निकला तो न्यू सैनिक स्कूल में 40% वाले उसमें जा सकता है। पर जो बच्चा ऑलरेडी आपका न्यू सैनिक स्कूल में है उसे क्या भरना चाहिए, उसे सैनिक स्कूल प्लस NSS 60% वाला भी भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पे एक बच्चा होगा जो सिविल होगा, जो उस स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में नहीं है, और एक बच्चा होगा जो सैनिक स्कूल में है। कौन से? न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी उसने एडमिशन ले रखा है, अब वो 5th में, अब वो 6th के लिए देगा। तो जो बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी है उसके लिए तो सबसे बेनिफिशियल है ये वाला कि वो सैनिक स्कूल का भी भरे और न्यू सैनिक स्कूल का भी भरे, है ना। लेकिन जो सिविलियन है, जो इससे उसका कोई मतलब ही नहीं, ना ताल्लुक है, ना उसने सुना है, लेकिन वो चाहता है कि मैं सैनिक स्कूल के साथ साथ न्यू सैनिक स्कूल का भरूं, कि बाई चांस अगर मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आता हूं, क्योंकि आजकल कट ऑफ हाई हो चुकी है ना, तो अगर सैनिक स्कूल नहीं मिल पाता तो एटलीस्ट मैं न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लूं। तो न्यू सैनिक स्कूल के लिए तो पेरेंट्स ध्यान रखें उसको कौन सा वाला कराएं, ये वाला, ये सबसे बेस्ट रहेगा बच्चे के लिए, है ना। जो बाहर वाला है, जिसने न्यू सैनिक स्कूल आज तक देखा नहीं है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, और जो ऑलरेडी है उसके लिए ये। पर अगर जिसको ये मतलब है कि मुझे न्यू सैनिक स्कूल जाना ही नहीं है, सिर्फ सैनिक जाना है, तो उसको ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये अप्लाई करें। ये एक तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए करा गया है, ताकि पेरेंट्स जब बच्चा पेपर दे, पेपर में बाई चांस का मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, तो एटलीस्ट वो निराश ना हो। वो अपने बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में, एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहती है, तो उसके लिए भी NSS बेस्ट है। पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप स्कूल जाएं, पूरी फैसिलिटीज़ चेक करें, वहाँ पे NCC है कि नहीं, खाने में खाना उनका कैसा है, मैनेजमेंट में, है ना, पढ़ाई कैसी है, सारी एकेडमिक सारी चीज़ें ध्यान से सुन के, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल्स में फ़ीस ज़्यादा है सैनिक स्कूल के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये सारे प्राइवेट्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है। तो फीस ज़्यादा है तो अपना जो भी आप अमाउंट यहाँ पे करेंगे स्कूल्स के लिए, तो एक बार तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है उन स्कूल्स में, है ना। प्रिंसिपल से बात करें, क्योंकि करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे एज अ स्कूल। लेकिन अगर कोई स्कूल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, कई स्कूलों में न्यू NSS देखे हमने, है ना, न्यू सैनिक स्कूल्स, उनमें कई तरीके की जो फीडबैक है वो नेगेटिव आ रही है, कि कुछ स्कूल्स में एक ही जो प्रिंसिपल है वही उन्हें तैयारी करवा रहा है NCC की, वही उन्हें पढ़ा भी रहा है ना, कुछ इस तरीके का चल रहा है। साउथ में ही है एक NSS, वहाँ की बात बता रही हूँ। तो कुछ ऐसे फीडबैक्स हैं जो नेगेटिव हैं, पर ऐसा नहीं है हर न्यू सैनिक स्कूल बेकार है। बहुत से हैं जो बहुत अच्छा एकदम बच्चे को डिसिप्लिन मोड पे, एकदम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से ग्रूम हो रही है उनकी वहाँ पे, है ना। तो पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए और सारी चीज़ों को मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं दोनों के ही, क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। तो बाकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिलेगी रिलेटेड टू न्यू सैनिक स्कूल, वो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।